नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। विज्ञान में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्या नया पैटर्न रहने वाले हैं उसे अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में। अब कहिएगा दोस्तों कि निर्वात क्या होता है? तो निर्वात होता है शून्य, जहाँ की गुरुत्वाकर्षण नहीं है, हवा नहीं है, यानी कि वायुमंडल ही नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। जो हम यहाँ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये चीज वहां पे नहीं होता है। जैसे कि चंद्रमा पे निर्वात है, शून्य होता है, तो वहां भी प्रकाश का चाल क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया। यानी प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो रोमर ने नापा था। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए, प्रकाश की चाल उतना ही रहता है जितना कि पृथ्वी पर है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। और चंद्रमा का आने में लगता है 1.25 सेकेंड। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्यों? सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो आप सब याद रखिएगा, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा, तारा क्यों टिमटिमाता है? प्रकाश के अपवर्तन याद रखिएगा, उस समय होता था प्रकीर्णन होता था, इसमें अपवर्तन है। तारा क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना यानी कि जो हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, आपको प्रश्न पूछाता है कि आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आप लोग कहते हैं रेटिना, यानी परितलिका भी एक आता है दोस्तों, इसको कहा जाता है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। अब समतल दर्पण जो हम लोग घर में आईना जो यूज करते हैं, यह समतल दर्पण है। हम लोग घर में जो आईना यूज कर रहे हैं, यह समतल दर्पण है। और उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक वस्तु के बराबर बनता है। हाँ, जितना बड़ा हम मतलब वस्तु के बराबर बनता है तथा सीधा बनता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो समांतर दर्पण
के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। आप इस बीच में देखिए, एक दर्पण ये हो गया, एक दर्पण ये हो गया, दोनों तरफ से दर्पण है। जब आप बीच में रहिएगा तो आपको बहुत इसमें तस्वीर बना हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आप सैलून में गए होंगे तो सैलून में जैसे कि दोनों तरफ शीशा लगा रहता है, तो आप जब बीच में खड़े रहते हैं या बैठते हैं तो देखिएगा उस पर जो कुर्सी बैठते हैं बाल कटाने वक्त, आपका पीछे और आगे बहुत इमेज बनता है। तो वह दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? अनंत बनता है। अगला प्रश्न है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो हवा का बुलबुला जल में व्यवहार कैसा करता है? अपतल लेंस की भांति करता है, अपतल लेंस की भांति करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, अपतल लेंस की भांति, अपतल लेंस की भांति करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत का जो फ्यूज तार होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा। तांबा, टीन तथा सीसा का होता है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। अगला प्रश्न देखिए, हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार बना होता है किसका? नाइक्रोम का। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। यह तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस। विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस क्या है? नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में भरा होता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है। तो ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? पारे का वाष्प व आर्गन। पारे का वाष्प व आर्गन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा धुंधला आ चुका है तो आप सभी चलिए, तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों ये प्रश्न बीच में आ गया है तो चलिए इसको हो ही गया तो इसको छोड़ देते हैं। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाँ, आगे की ओर, आगे की ओर, यहाँ से हाँ चलिए, ये हो गया था कि हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, अब विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस नाइट्रोजन होता है, और ट्यूब लाइट में भरा होता है। ये सभी हो गया था आपका। यहाँ से आएगा अब फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। हाँ, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है। फोटोग्राफी जो होता है दोस्तों, उसमें कौन सा तत्व उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का याद रखिएगा। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर मतलब स्थानीयकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थाइसल्फेट का। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? केशवित क्रिया के कारण। केशवित क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनाने का कारण है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनाने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रखिएगा। हीरा चमकता ज्यादा कैसे है? जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यह मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण मतलब प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है, यानी कि भूमि से लेकर के ऊपर में जो कि उपग्रह छोड़ा गया है, जिससे हम लोग मोबाइल, टीवी, टेलीविजन ये सब जो चलाते हैं, किसके कारण चलता है? इसी उपग्रह के कारण चलता है। तो यहाँ से ऊपर कितना है? 36,000 किलोमीटर। याद रखिएगा। ऑप्शन तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एक नंबर वन लाइन क्वेश्चन है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। आदत हो गया थोड़ा बोल देते हैं बीच में। तो देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति आधारित है, रॉकेट की गति आधारित है किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, याद करवा देंगे दोस्तों आपको, यह भी है सब प्रश्न। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। याद रखिएगा, मानव नेत्र, हम लोग का आंख जो है ना, वो कार्य कैसे करता है? उत्तल लेंस की तरह करता है। हम लोग में उत्तल लेंस है आंख में लगा हुआ, तो मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह या उत्तल लेंस की भांति। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम विज्ञान में पूछ देगा कि मायोपिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में रहेगा आपको निकट दृष्टि दोष, तो लगा दीजिएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष मायोपिया को भी कहा जाता है। तो दूर किया जाता है किससे? निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। ये आपको कारण हो गया, 2 नंबर में लिख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है किससे? उत्तल लेंस से। तो दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष किससे मतलब ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस से प्रयोग करके ठीक किया जाता है, उत्तल लेंस से। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? नाभिकीय संलयन पर। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। याद रखिएगा, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम सिद्धांत है नाभिकीय संलयन पर। क्या चेंज है? हाइड्रोजन बम संलयन और परमाणु विखंडन। चलिए याद रख सकते हैं आराम से। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, आपको पूछ देगा और 4 ऑप्शन रहेगा, तो वहां ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। लगा दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका सूत्र भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, CO2। दाढ़ी बनाना तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाना तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। लेंस भी रहेगा ऑप्शन में, लेकिन याद रखिए, दाढ़ी बनाना तो दाढ़ी बनाएंगे लेंस से नहीं है ना, अवतल दर्पण से ना, आईने से ना। तो दाढ़ी बनाना क्योंकि इसका प्रयोग क्यों किया था? क्योंकि इसमें बड़ा इमेज बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा इमेज बनता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में, आंख नाक कान की जांच करने में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, HIV द्वारा होने वाला रोग। तो HIV द्वारा रोग कौन सा होता है? एड्स होता है। सार्स है एक, सार्स है एक क्या? एक विषाणु जनित रोग। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है?
डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। अगला प्रश्न है ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। अगला प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है किससे? हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रामीटर से। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रामीटर से। अगला प्रश्न है बर्फ की गुप्त उष्मा है। बर्फ की गुप्त उष्मा है 80 किलो कैलोरी का। 80 किलो कैलोरी का। अगला प्रश्न है डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। अगला प्रश्न है समुद्र दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्र की दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। नॉटिकल मील। अगला प्रश्न है पीएच मान का निर्धारण किया था। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था या पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है हमेशा 7। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है हमेशा 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा होता है 7 से कम। अम्लीय होता है 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। 7 से अधिक। जैसे उदाहरण जल क्या होता है? उदासीन होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7। नींबू। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। तो नींबू क्या है? अम्लीय है। क्षार क्या है? क्षार। जैसे रक्त। रक्त क्या है? क्षार है तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यानी क्षार होता है 7 से अधिक, अम्ल होता है 7 से कम, उदासीन होता है 7 के बराबर। तीनों अच्छे से समझ गए होंगे आप। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो पॉइंट लगा दो इधर, उसका माने ना है। अगला प्रश्न है अम्लों का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद होता है क्या? खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। क्षार का स्वाद होता है किसका? कड़वा, जिसको तीखा कहते हैं, तीखा। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। अगला प्रश्न है नीले लिटमस पत्र नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल कर देता है कौन करता है? नीले लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को अम्ल जो है कि वह लाल कर देता है, याद रखिएगा। और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, याद रखिएगा। क्षार जो है कि नीला कर देता है और अम्ल क्या करता है? लाल कर देता है नीले लिटमस पत्र को। अच्छे से याद रखिएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। अम्ल ने लाल कर देता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, यानी कि क्षार ने लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला प्रश्न देखिए अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से यानी कि हमेशा रहता है? तो हाइड्रोजन रहता है। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। अगला प्रश्न है निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेमी। तो दोस्तों ये सभी तो प्रश्न हो चुका है आपका, ये सभी प्रश्न हो चुका है, ये सभी भी हो चुका है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे थे और ऐसा है प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। इसमें बहुत प्रश्न ऐसा था जो कि पूछे गए थे और अगर कुछ नया करेगा तो इसी तरह का नया कर सकता है। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं शाम में। जय हिंद, जय भारत।